देखो आज का जो क्लास है इसका नाम है चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 7 AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी एसेट्स जब हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो वो डे बाय डे उसका वैल्यू घटते जाता है और उस घटे हुए वैल्यू को हम बोलते हैं इम्पेयर होना। इम्पेयर का मतलब होता है कि जैसे देखो जो भी फिक्स एसेट्स हैं उसको जितना में आज के डेट में खरीदे और उसको 2 साल यूज कर लिए तो उतने में ही नहीं बेच पाएंगे, उससे कम दाम में वो बिकेगा। तो उसका दाम कितना गिर गया उसी को तुम डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट में से कोई भी एक वर्ड बोल सकते हो। इंपेयरमेंट का मतलब होता है उस एसेट्स के यूज के वजह से उसका वैल्यू कितना से गिर गया, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। कोई दिक्कत है? ओके, तो चलो अब हम थोड़ा थोड़ा मतलब तुम लोगों को नोट समझाते हैं, नोट समझो। जैसे देखो इसके ऊपर में एक इंड एएस भी है जो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में क्या क्या आता है उसको कंसीडर करता है, मगर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में इतने चीजों का इंपेयरमेंट नहीं आता है जो हम तुमको अभी स्टार्टिंग में बताए हुए हैं। इन्वेंट्री में अगर कोई प्राइस में गिरावट आता है तो वो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में नहीं आता, बिकॉज इन्वेंट्री हम लोग का करंट एसेट्स है और उसका वैल्यू अगर गिरता है तो वो इस AS 28 में नहीं आता है। उसका वैल्यू गिरता है तो वो कहां आता है, वो तुमको AS 2 में पढ़ोगे। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड टैक्स में अगर कोई वैल्यू गिरता है तो वो AS 12 में पढ़ोगे। प्लान एसेट्स में अगर कोई वैल्यू गिरता है तो वो AS 19 में पढ़ोगे। उसके बाद इंश्योरेंस एंड ये सब नाम दिया हुआ है, इसके गिरावट में तुम इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स नहीं समझोगे। तो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स आता है उसके बारे में नीचे बताया गया है। उसमें है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स कोई और है तो इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो। उसके बाद स्पेशल एसेट्स कोई अगर है इंड एस 115 के हिसाब से तो वो सब चीज आता है। अब तुम बोलोगे कि क्या यहां तक कुछ ऐसा है जो एग्जाम के लिए जरूरी है? तो यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे ही एग्जाम के लिए कुछ आने लगेगा मेरे नोट्स के हिसाब से तो हम पहले ही तुमको बता देंगे। अब यहां पर बोल रहा है कि दिस, तुम यहां पर जहां पे हम इंड एएस लिखे हैं वहां पर तुम एएस समझ सकते हो। दिस एएस विल बी अप्लाइड टू एसेट्स व्हिच हैव बीन फेयर वैल्यू। ये एक ऐसे एसेट्स पर अप्लाई होता है जिसका फेयर वैल्यू तुमको पता है। इट मींस इवन इफ एंटिटी हैज सोन एसेट्स एट फेयर वैल्यू, टेस्टिंग विल बी डन अंडर इंड एएस या एएस आल्सो। ओके, अब तुम ये समझ लो कि किसी भी एसेट्स का वैल्यू कितना गिर गया ये जानने के लिए सबसे पहले तुमको ये तो जानना पड़ेगा कि इसको मार्केट में कितने में बेच पाएंगे। तो हम तुमको बोल रहे हैं कि बाबू तुम्हारे पास एक स्कूटी है, तुम जब भी खरीदे थे तो उसका दाम पड़ा था 2 लाख रुपया। आज के डेट में तुम बुक में कितना में दिखाए हो? तो तुम बोले सर हम आज के डेट में बुक में 35,000 का दिखाए हैं क्योंकि 4 साल यूज कर लिए हैं हम उसको, ठीक है। तो तुम 35,000 में बुक में दिखाए हो, किसी को बेचने के लिए गए तो वो तुमको 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहा है उस स्कूटी का। तो मार्केट में जो दाम मतलब दाम तुमको पता चला वो तुम्हारा फेयर वैल्यू है। अब तुमको वो बोला कि 15,000 रुपया में हम तभी खरीदेंगे जब आप इसके पीछे 500 रुपया का एक खर्चा करेंगे। वो तुम बोले क्यों क्यों खर्चा करेंगे? तो बोला इसका ब्रेक नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो ठीक करवाइए तब मुझे दीजिए 15, तब हम 15,000 रुपया आपको देंगे। तो एक तरह से जो पैसा वो तुमको देगा उसमें लेस कॉस्ट टू सेल, यानी उसको बेचने के कंडीशन में लाने के लिए तुम्हारा कोई कॉस्ट लगा है क्या? तो 500 रुपया लगा है, तो 15,000 देगा, 500 रुपया तुम्हारा लग जाएगा, तो 14,500 तुम्हारा नेट में मिला। और जो कैरिंग वैल्यू तुम पहले लिखे थे 35,000 इसका वैल्यू था, इस दोनों में जो लोअर है इसी के दाम पर तुम उसको आगे का वैल्यू बोलोगे। अब हम तुमसे पूछेंगे इसका वैल्यू कितना है। मान लो रोहित का 2 लाख में खरीदा हुआ कोई स्कूटर था जो आज के डेट में 35,000 रुपया का उसके बुक में लिखा हुआ है। वो बेचने के लिए किसी को गया तो 15,000 में बिका, लेकिन 500 रुपया खर्चा करने के बाद वो बेचने के कंडीशन में आया तो 14,500 ही उसको मिला। तो उसको अब बुक को अपने बुक में स्कूटी को 35,000 में ना लिख करके अब 14,500 में बिका ये लिखना पड़ेगा, और सामने वाला भी 14,500 में ही उसको स्कूटर मानेगा। तो 35,000 और 14,500 के बीच का जो डिफरेंस है बाबू ये इंपेयर हो गया। समझ में आया? यानी तुम डेप्रिसिएशन वर्ड ये बोल सकते हो कि सर 2 लाख से 35,000 पे आ गया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारा कॉस्ट है और जो तुम्हारा WDV है इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन जो WDV है, WDV यानी आज के डेट में जो 35,000 का स्कूटी है वो 35,000 में तो कम से कम बिके। अगर वो उससे भी कम में बिक रहा है और बिक भी रहा है तो अच्छे से सुनो, बिक भी रहा है तो उसके पीछे और कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तब वो बिकने के लायक हो रहा है। समझ गए? तो वो माइनस करके जितना अपने को नेट में मिला, तो अगर ये WDV से कम पे बिक रहा है तो डिफरेंस को बोलोगे बाबू इंपेयरमेंट लॉस। और तुम बोल रहे हो ना कि भैया हम उसको चूना लगा दिए, हम उसको मतलब 35,000 का स्कूटी है, हम उसको उससे ज्यादा दाम पे बेच दिए, तुम उसको 40,000 में बेच दिए, तो 500 रुपया तुम्हारा फिर खर्चा भी करना पड़ा, तब 40,000 में बेचे तो तुम 39,500 तो तुमको मिला नेट में। तो तुम्हारे कैरिंग वैल्यू से कितना ज्यादा मिला? बिकॉज तुम अब अपने बुक में, और वो भी अपने बुक में 39,500 लिखने लगेगा, 35,000 पे नहीं लिखेगा उसको। तो अगर वो उस पे लिखने लगेगा तो तुम बोलोगे कैरिंग वैल्यू से कितना बढ़ गया, वो इंपेयरमेंट गेन है। समझ गए? इंपेयरमेंट लॉस, कम मिला तो इंपेयरमेंट लॉस है, ज्यादा मिला तो इंपेयरमेंट गेन है। समझ गए? इंपेयरमेंट लेकिन आया। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग।
हाँ हाँ हाँ, गेन, इंपेयरमेंट गेन, नॉट गेन, इंपेयरमेंट गेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि हुज रिवैल्यूएशन इज एट द फेयर वैल्यू ओनली, जिसका रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू पर ही होता है। हेंस कॉस्ट टू डिस्पोजल आर सब्सटैंशियल एंड दीज कैन बी इंपेयरमेंट लॉस। अब तुम समझ लो ना कि कॉस्ट टू डिस्पोजल का मतलब है कि उसको बेचने के पीछे जो खर्चा लगा वो कंसीडर करना पड़ेगा तुमको, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझ गए? किसी को कोई सामान बेचने जाते हो और वो बोलता है ये चीज पार्ट बदलवाइए तभी हम खरीदेंगे, तो उस पार्ट के पीछे जो तुम्हारा पैसा लग रहा है और वो आदमी जितना खरीदने के बाद पैसा देगा, दोनों का डिफरेंस तुमको करना ही पड़ेगा, उसको माइनस करके देखना पड़ेगा कि तुमको नेट में कितना मिला। ठीक है बाबू लोग, आगे बढ़े? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, अच्छा चलो बाद में करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस आगे तुमको बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर एंटिटी हैड डेप्रिसिएटेड एंड रिवैल्यूएटेड इफ अप्लाइड। तुमको ये किसी सम्स के थ्रू बताएंगे। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब हुआ कि जब कोई एसेट्स डेप्रिसिएट हो गया है और उसका अब उसका जो कैरिंग वैल्यू है उससे भी कम उसका फेयर वैल्यू हो चुका है, तो दोनों का जो डिफरेंस है तुम उसको इंपेयरमेंट लॉस कह सकते हो। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, हम यहां पर जो इंग्लिश में लिखा है इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो लिखा है मेरे ख्याल से ये क्लियरली विजिबल है हम क्या लिखे हैं। तुमको एक चीज बताते हैं, तुम रोहित तुम 35,000 वाला सामान इसको 14,500 में बेचे, तो तुम्हारा डिफरेंस जो है वो तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस है। अब ये 14,500 में तुमसे खरीदी और ये किसी को 25,000 में बेच दी, समझ में आया? तो इसके लिए वो गेन हुआ। तो अब मान लो अगर ये काम एक ही एंटिटी करेगा, एक ही एंटिटी के पास 4 स्कूटी है, एक स्कूटी को वो इंपेयरमेंट लॉस करके बेचा, एक स्कूटी को वो इंपेयरमेंट गेन करके बेचा, तो उसका जो पहले वाला इंपेयरमेंट लॉस था वो अब उसको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले वाला लॉस था और अभी जो गेन हुआ है इस दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा, इस दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, मान लो तुम्हारे पास कोई एसेट्स है, अच्छे से समझो, हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का। मान लो तुम्हारे पास एक एसेट्स है और उस एसेट्स का वैल्यू 2 लाख में तुम खरीदे थे, आज की डेट में वो 40,000 का बचा हुआ है। तुम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने गए तो वो 30,000 ही बचा हुआ है, तो डिफरेंस को तुम इंपेयरमेंट लॉस बोल करके अब से तुम 30,000 पे एसेट्स को लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसका वैल्यू फिर से 50,000 हो गया, तो बीच का 20,000 तो तुम्हारा गेन भी है, तो उस बीच का 20,000 में 10,000 जो पहले तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस हुआ था उसको रिवर्स कर दोगे, बोलोगे अब वो लॉस नहीं रहा, और 10,000 जो और एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है उसको तुम गेन बोलोगे। पहले 40 का सामान 30 हुआ तो 10,000 का तुम्हारा लॉस हुआ, अब वही 30 का सामान 50 हो गया, तो 20,000 का जो तुम्हारा है उसमें पहले वाला 10,000 को पहले माइनस कर दो, फिर जो बचा है वो तुम्हारा गेन है। समझ में आया? तो पहले वाले लॉस को जो माइनस किया उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैन बी ऑन एनी डे ऑफ द ईयर, मतलब कभी भी कर सकते हो इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन, या 6 महीना के बाद, या क्वार्टरली एंड में, या हर महीना का बिगिनिंग में, या एट द एंड ऑफ ईयर में, कभी भी कर सकते हो। ब्रैकेट में जो बोला हुआ वही हम पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, sometimes testing for impairment is done even if none indicators are existing। बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट के लिए जो टेस्टिंग है वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपका कोई इंडिकेटर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। बोला इवन इफ नन ऑफ द इंडिकेटर्स आर एग्जिस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुमको इंपेयरमेंट करना पड़ेगा ही, भले ही तुम्हारे पास इंपेयरमेंट को जांचने का कोई भी तरीका नहीं हो, फिर भी तुमको दिमाग लगा करके उसका इंपेयर होने के बाद जो वैल्यू बचा है इंपेयर होने के बाद वो तुमको सोचना पड़ेगा। तो ये सब उतना कुछ खास नहीं है। आगे बोल रहा है गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स का बोल रहा है इट इज ड्यू टू गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। कभी कभी जो है आदमी मेजर नहीं कर पाते कि उसका इंपेयरमेंट लॉस कितना है कितना नहीं है, क्योंकि गुडविल का कोई लाइफ नहीं होता, उसका इनफाइनाइट लाइफ होता है, ये उतना काम का नहीं था। अब तुम बोलोगे भैया एग्जाम के लिए क्या है, तो पॉइंट नंबर 4 से शुरू हो चुका है। ठीक है, ऐसे तुमको जो अभी जस्ट बताया ना कि इंपेयरमेंट लॉस किसको बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए एग्जाम के ओरिएंटेड ही था, तुमको इसका डेफिनेशन जानना जरूरी था। मेन अगर एग्जाम में कैलकुलेशन वाला हिसाब है तो पॉइंट 4 से स्टार्ट हो रहा है। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दोनों का डिफरेंस। अब अच्छे से सुनो बच्चा लोग, मेरे तरफ देखो, तुमको हम बोल रहे हैं बाबू तुम्हारा स्कूटी कितने का बचा है आज के डेट में, तुम बोले भैया 2 लाख में खरीदे थे, अभी तो 35,000 का ही वैल्यू बचा हुआ है। हम बोलेंगे तुम इस स्कूटी से रिकवर कितना कर पाओगे। अच्छे से सुना मेरा बात को, बेचना नहीं है तुमको, बेचना नहीं है किसी को। हम तुमको बोलेंगे अगर तुम बेचने जाओगे तो तुमको कितना मिलेगा पैसा, तो तुम बोले ना भैया बेचने जाएंगे तो सिर्फ मुझे 20,000 रुपया मिलेगा। 15,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आज के डेट में दिखा दो। 1 साल खत्म हुआ, फिर तुमको बोल रहे हैं आज के डेट में वो स्कूटी को बेचोगे तो कितना मिलेगा, तुम बोले ना कि भैया आज के डेट में बेचेंगे ना तो मुझे 15,000 रुपए ही मिलेगा, 5,000 और घाटा हो गया, तो 5,000 रुपए का फिर से इंपेयरमेंट लॉस दिखा दो। तो टोटल तुम 35 से 15 पे आ गए, 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस दिखाए हो। फिर तीसरा साल हुआ तो हम तुमको बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है जो तुमको बेच के मिलेगा, और कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जितने पे तुम दिखाए हुए हो। तो 1 साल बाद तुम अब 15,000 पे 20,000 पे दिखाने लगे, फिर उसके अगले साल तुम 15,000 पे दिखाने लगे, तो जो डिफरेंस गिरा तुम उसको इंपेयरमेंट लॉस कह दो। फिर तीसरा साल जैसे आया हम तुमको बोले कि 15,000 तो तुम बुक में दिखाए हो, कितना बेच के मिलेगा, तुम बोले भैया ये वाले मॉडल को कंपनी बहुत तलाश रहा है कि ये मॉडल का किसी के पास है तो महंगा में भी दे दो मगर मेरे को बेच दो।
तो भैया इसका 60,000 रुपया दे रहा है, तो 15,000 से सीधा 60,000 पे चला गया, 45,000 का फायदा। तो तुम पहले 45,000 का गेन लिखे, 45,000 तुम लिखे कि ये मेरा बेनिफिट है, उसमें पहले का जो इंपेयरमेंट लॉस तुम्हारा 15,000 और 5,000 20,000 जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ था वो घटा दो उसमें से, उसको बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, उसको घटा दो, और रिमेनिंग जो बचेगा वो तुम्हारा गेन है। और अब से तुम्हारा स्कूटर का वैल्यू 60,000 पे नोट करोगे, जितना उसका वैल्यू आज की डेट में हो गया है। समझ में आया? ओके चलो, तो तुम ये पढ़ लेना, रिकवरेबल लॉस एंड ये वो तुमको समझ में आ जाएगा। ये यही बोला है कि फेयर वैल्यू में से हम लोग सीओडी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस करते हैं, यानी उस एसेट के पीछे अगर मेरा कुछ खर्चा होता है ना, तो वो माइनस करके ना हम सोचेंगे मेरे को नेट में कितना मिलेगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये अकाउंटिंग एंट्री बोल रहा है कि अगर इंपेयरमेंट होगा तो उसकी वजह से वैल्यू गिरेगा, इसीलिए इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करिए और एसेट्स को क्रेडिट करिए। अब आगे बोल रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस को ट्रांसफर कहां करना है, तो इंपेयरमेंट लॉस को अगले एंट्री में क्रेडिट करेंगे और उसको पीएल और फ्री रिजर्व यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व, इस दोनों को एडजस्ट कर देंगे। समझ में आया? यानी जो पहले वाले एंट्री में इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट किए रहेंगे, अगले एंट्री में उसको क्रेडिट करके उसको पीएल और रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वीडियो एक बार फिर से जरूर देख लेना, लेकिन पूरा उसको कैच कर लो। ठीक है, तो यही है ना, देखो ना, रिवाइज कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बाबू कि कैरिंग अमाउंट जो आज के डेट में है, मान लो 35,000 पे दिखाए हैं, तो इंपेयरमेंट लॉस अगर 20,000 का हुआ है तो वो माइनस कर दो, जितने का बचा उसको रिवाइज कैरिंग अमाउंट बोलेंगे। समझ में आया? यानी हम बी नंबर पॉइंट बता रहे हैं नीचे से जो है कि तुम्हारा कैरिंग अमाउंट 35,000 का है, तुम्हारा लॉस कितने का हो गया उसमें, तुम बोलोगे भैया 15,000 से उसका वैल्यू गिर गया, तो यानी 20,000 वैल्यू बचा हुआ है, तो 20,000 लिखने के लिए तुमको 15,000 का इंपेयरमेंट लॉस 35,000 में से माइनस करना पड़ेगा ना, वही है यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। यहां पर बोल रहा है कि फ्यूचर में डिप्रिसिएशन कैसे होगा, तो देखो मेरा बात सुनो, इधर देखो, 35,000 का वैल्यू बचा हुआ है, तुमको बोले ये कितने का बचा है बाबू आप, तो तुम बोले भैया 20,000 का बचा है, तो 15,000 तुम्हारा डिप्रिसिएट हो गया, तो अब 20,000 का बचा है, तो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है वो देखोगे। मान लो कि 2 लाख में तुम कोई सामान खरीदे, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से सुनिए। 2 लाख का तुम 2 लाख का कोई सामान खरीदे, 10 साल लाइफ है, तो तुम 10 से डिवाइड करके 20,000 रुपया पर ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो जैसे ही तुम 7 साल कर दिए तो अब इसका वैल्यू 1,40,000 से घट गया है, क्योंकि 20,000 करके 7 ईयर 1,40,000 का वैल्यू घट गया, तो 2 लाख में से 1,40,000 घटा दोगे तो अब ये 60,000 का वैल्यू का बचा हुआ है, 60,000 का। तो हम तुमको बोले 60,000 में 7 साल तो हो गया, अब कितने साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, तो तुम बोले भैया अब 3 इयर्स बचा तो हुआ है, लेकिन ये 60,000 का वैल्यू अब घट के हो गया 40,000। अच्छे से सुनो, तो जो 60 और 40 के बीच का डिफरेंस है उसको तुम इंपेयरमेंट लॉस बोल दो 20,000, यानी 40,000 ही रिकवरेबल अमाउंट है। अब ये 40 को 3 से डिवाइड करके जो आएगा उतना डेप्रिसिएशन लिखना है। समझ गए? 60 को 3 से नहीं डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू उसका हो गया है रिकवरेबल अमाउंट, उसी को अब कैरिंग अमाउंट मान के रिमेनिंग जो लाइफ रहेगा 3 ईयर उससे डिवाइड करके जो आएगा उसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। इसी को यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ ए नंबर पॉइंट में। अब जो नीचे का ये पॉइंट है ड्यू टू चेंज इन, अच्छा ये वाला जो है ना, 1 मिनट के लिए देखो, ये जो रिवाइज डीटीए है, रिवाइज बोल रहा ड्यू टू चेंज इन कैरिंग अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स विल आल्सो बी रिवाइज। कभी कभी क्या होता है कि कैरिंग अमाउंट के चेंजेस की वजह से आदमी का जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी चेंज हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में से टैक्स बेस को माइनस कर देते हैं और इनटू टैक्स रेट कर देते हैं। ये तुम सम्स के साथ जरूर समझ जाओगे। ठीक है, रुक जाओ 1 सेकंड रुको। हाँ चलो बाबू आगे बताते हैं। हाँ देखो, तो अब यहां पर बोल रहा है समटाइम्स एंटिटी ट्रांसफर एडिशनल डिप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग। अब मान लो कि कभी कभी क्या हुआ कि बीच में हम लोग एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिए और एसेट्स का वैल्यू जितना कम था उससे वैल्यू बढ़ गया, तो जितना से वैल्यू बढ़ गया उतना से हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोल करके कि एसेट्स का वैल्यू इतना से बढ़ गया है तो मेरा फायदा हो गया, तो उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस होगा तो पीएल और फ्री रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, गेन होगा तो रिटेन्ड अर्निंग में दिखा देंगे। समझ गए? एसेट्स का वैल्यू गिर गया, अच्छे से सुनो मेरे तरफ देखो, एसेट्स का वैल्यू जब गिर गया तो डिफरेंस को हम इंपेयरमेंट लॉस बोल देंगे और उस इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट को पीएल या फ्री रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा जब इंपेयरमेंट लॉस होगा? अगर 40,000 का सामान 20,000 का वैल्यू हो गया है या 40,000 का सामान मान लो 15,000 का वैल्यू हो गया, 25,000 से गिर गया है वैल्यू, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कितना से वैल्यू गिरा है? 25,000 से ना, 25,000। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को हम लोग अगला एंट्री में क्रेडिट करेंगे और डेबिट में करेंगे पीएल या रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो हम तुमको अभी बताएं, क्योंकि यहां लॉस हुआ है। तो कभी फ्यूचर में एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जितना से गेन हुआ रहेगा ना, वो हम लोग जिस फ्री रिजर्व से लॉस को एडजस्ट किए उसी फ्री रिजर्व में इस गेन को भी भेज देंगे रिटेन्ड अर्निंग बोल करके। समझ गए होगे बच्चा पार्टी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग पढ़ लेना, ये हम वही बताए हैं जो यहां पर हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना देर से, वही है। आगे बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ आरए लेस रिकवरेबल अमाउंट, जनरली क्वेश्चन में दिया ही हुआ रहता है तो आपको रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना। पॉइंट नंबर 6 जो है वो नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इफ एंटिटी एक्सपेक्ट द यूज ऑफ देन फेयर। चलो हम एक बार पढ़ते हैं। बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ बोथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ओके, एज यूज इज नॉट मैंडेटरी
if either value is calculated and if exceeds carrying amount then no need to calculate for the value. अब मेरा बात सुनो, अगर कोई कैरिंग अमाउंट, अगर किसी आदमी का कैरिंग अमाउंट जितना है उस एसेट्स का, उससे ज्यादा उसका रिकवरेबल अमाउंट है, किसी एसेट्स को तुम जितने दाम पे बुक में दिखाए हो 35,000 का, अगर उससे ज्यादा उसको बेच के ही मिल रहा है तुमको स्टार्टिंग से ही, कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा है, तब तुम इंपेयरमेंट लॉस बुक मत करो। एक बार जब इंपेयरमेंट लॉस हो गया रहेगा उसके बाद अगर कुछ गेन होगा तो उस इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करो। समझ में आया? लेकिन अगर शुरू से ही तुम्हारा वैल्यू ज्यादा है उसका, तब तुम इंपेयरमेंट लॉस बुक मत करो। ओके, इफ एंटिटी एक्सपेक्ट यूज टू बी लोअर देन द फेयर, अगर तुम्हारा कुछ लॉस हुआ, कुछ लोअर हुआ, अगर तुम्हारा कैरिंग अमाउंट से कम है रिकवरेबल अमाउंट, तब तुम रिकवरेबल अमाउंट पे ही उसका कैरिंग अमाउंट आगे का मानो और इंपेयरमेंट लॉस डिफरेंस का इंपेयरमेंट लॉस बोलो। मान लो अगर 35,000 का सामान 30,000 में बिकने वाला है, तो लोअर है ना 30,000, तो अब से उस एसेट का दाम 30,000 ही लिखो, 5,000 को इंपेयरमेंट लॉस बोलो। आगे, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट रिलायबल, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तुमको पता ही नहीं रहेगा, ये जस्ट ज्ञान का बात है, तो कोई एक मैंडेटरी जो मेथड है रिकवरेबल अमाउंट RA के लिए, वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तुमको लेके चलना पड़ेगा। RA को, रिकवरेबल अमाउंट को RA बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बोल रहा है फेयर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज पर इंडियाज 113, कॉस्ट टू डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दीज कैन बी लाइक सेलिंग कमीशन, लीगल कॉस्ट। अब तुम बोलोगे ना कि सर कॉस्ट टू, आप जो बोले हैं ना कि 35, आप जो बोले हैं कि हम अगर 20,000 का सामान बेचने के लिए गए और उसमें मेरा 500-600 का खर्चा हो गया, तो मुझे नेट में कितना मिला? तो हम बोल रहे हैं तुम 20,000 रुपया सामने वाले से बेच के मिलेगा, तुमको उस एसेट्स को फ्री कंडीशन में लाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? मान लो तुमको 600 खर्चा करना पड़ा, तो उस 600 में क्या क्या अमाउंट आएगा? मान लो तुमको कोई सेलिंग कमीशन खर्चा करना पड़ा, लीगल एक्सपेंस खर्चा करना पड़ा, स्टाम्प ड्यूटी खर्चा करना पड़ा, तो ये सब वो खर्चा का नाम है जो उसके पीछे खर्चा करने के बाद नेट में तुमको मिलेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डू नॉट डिडक्ट वाला जो है, अब बोल रहा है कि ये सब वो खर्चा है जिसको आप कॉस्ट टू डिस्पोजल में नहीं मानिए। डू नॉट डिडक्ट रिकॉग्नाइज लायबिलिटी एज ड्रोल, ठीक है, ठीक है। ड्रोल मतलब बताते हैं, रुको। डिस्पोजल ऑफ डी रिकॉग्नाइज मैंडेटरी एडजस्टमेंट फॉर द ड्रोल कैरिंग अमाउंट, ठीक है। मान लो, अच्छा सुनो, जो अगर तुम्हारा कोई ऐसा मान लो कि कोई तुम्हारा पहले का कोई ऐसा लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस, और आज के डेट में तुम्हारा गेन हो रहा है, तो पहले के लॉस को एडजस्ट किए बगैर ही तुम उसको पूरा गेन मत मान लो। समझ गए? पहले के जो तुम एक ही एसेट्स पर पहले कोई लॉस बुक किए हो और अभी तुम्हारा गेन हो गया, तो पहले के लॉस को उस गेन में से माइनस कर दो, जो नेट बचेगा उसी को तुम अपना गेन मानो। समझ में आ गया? ओके। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज का मतलब यहाँ पर वैल्यू इन यूज इज वैल्यूड एक्सपेक्टेड कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट्स एंड इज टर्मिनल डिस्पोजल। बोल रहा है कि वैल्यू इन यूज का मतलब हुआ कि शुरू से लेकर के लास्ट तक इससे हम कमाने वाले रहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितना हम कमाने वाले रहेंगे वही उसका वैल्यू ऑफ यूज है। एस्टिमेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यू यूज एंड टर्मिनल वैल्यू या डिस्काउंट रेट फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, ये सब एक टेक्निक है जिसको यूज करके वैल्यू इन यूज निकालते हैं। जनरली क्वेश्चन में ये दिया ही हुआ रहता है। अब हम तुम लोग को ये बताते हैं कि क्या क्या ऐसा है जो एक बार लिख लिए, रीड करके नॉलेज के लिए जरूरी है, इंस्टीट्यूट के सम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। तो उसमें जो ये तुमको लेस हायर पीरियड जस्ट ये जो नीचे का जो है ये एग्जाम के एंगल से जरूरी नहीं है। रोमन 3 दो बार लिखा हुआ है, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए जस्ट नॉलेज के लिए जरूरी है। तो आप एक बार इसको जस्ट रीड कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ये वाला फुल पेज ही एक बार जस्ट रीड कर लेना, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, जो उसका 9 नंबर पॉइंट है वो बताते हैं। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या है, ये तो हम तुमको बता ही चुके हैं कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दोनों का डिफरेंस को इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। एक बार जो फिर से बताया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद कुछ ऐसा है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। कैश जनरेटिंग यूनिट, हाँ, एक पॉइंट है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन द केस ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, पेज नंबर 8 में है, दिखा, पेज नंबर 8 में है। तो उसी का मतलब बता रहे हैं। उसमें देखो कि सबसे पहले जब हम लोग इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट के केस में, तो वहां हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। फॉर दिस पर्पस identify assets in a cash generating unit and carrying amount of such assets should be combined to calculate total carrying amount of CGU। सबसे पहले हम लोग जितना भी कैश जनरेटिंग यूनिट है, हम लोग के पास जितना एसेट्स है जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, उस सब का वैल्यू को टोटल करके एक बार लिख लेते हैं। अभी सम्स के साथ जब समझाएंगे ना तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक बार के लिए नोट्स ऐसे समझा रहे हैं और सम्स ज्यादा इजी है इसके नोट्स के कंपैरिजन में, ठीक है।
आगे बोल रहा है कि इफ एनी एसेट्स विच इज जनरेटेड इंडिपेंडेंट कैश फ्लो इज इंक्लूडेड, बोल रहा है कि कोई और एसेट्स है जो उसी एसेट से डायरेक्टली लिंक्ड है और वो उसी एसेट से जनरेट होगा, उसको भी उसमें ऐड कर लिया जाता है। और कोई अगर मान लो कि कैरिंग अमाउंट शुड बी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग इंपेयरमेंट लॉस, अगर कोई लॉस वॉस हुआ है तो उसको एडजस्ट करने के बाद ही जो वैल्यू रहेगा उसी को कंसीडर करना है कैरिंग अमाउंट में, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कैरिंग अमाउंट शुड बी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमेशा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगा, ठीक है। फिर ये जो है ये इसके नीचे का पोर्शन या इसके बाद का जो नोट्स है ये आप लोग एक बार रीड कर लेना जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, जो हम इंग्लिश में हम अभी हिंदी में एक्सप्लेन करके बताए हैं उसी के बेसिस पर आपका जो सोल्यूशन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल का वो लगभग पूरा सोल्यूशन ही आपका हो जाएगा। नोट्स जो है इसको एक बार आप खुद से रीड कर लेना। अब आज जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल का जो सम्स है वो हम आपको करवाते हैं बहुत ही अच्छे से समझाते हुए, ठीक है। हाँ हाँ देखते हैं ना, रुको ना, सम्स करवाते, जितना नोट्स बताए हैं ना हिंदी में जो समझाए हैं बोल के स्टार्टिंग में वो सुन लो, सारा सम्स हो जाएगा। नोट्स एक बार पूरा लिख लेना और जो जो जिस पॉइंट को हम अच्छे से समझाए हैं बोल बोल करके उसको खुद से भी पढ़ लेना, बाकी को एक बार रीड कर सकते हो नॉलेज के लिए, ठीक है। बच्चा इधर ध्यान दो रोहित। हाँ हाँ हम बता देते हैं, रुको ना। हाँ बाबू भेजे हैं। पेज नंबर 5.238। चलो इलस्ट्रेशन 1, चलो बच्चा लोग अच्छे से सुनते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है, इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का YouTube चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो YouTube पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि YouTube पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे। आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है, ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है,
सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी एंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो सी मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा नीड होगा और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, सुनते हैं। देखो, बोल रहा है कि मार्केट में डिस्काउंट रेट जो है वो 15% पड़ रहा है, चल रहा है। तो हम इसको बोले भैया तुम्हारे पास कितना एसेट्स है और उससे तुम क्या कमाने वाले हो? तो वो बोला ना कि मेरे पास, देखो बोल रहा है कि एक इंडस्ट्री है जो एस्टिमेट करता है कि वो अपना एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इतना पैसा कमाएगा 5 साल में। ठीक है, ठीक है, और लास्ट वाले ईयर में वो 1,000 लाख और कमाएगा। सारा पैसा रुपीज इन लाख में है, रुपीज इन लाख में। ठीक है बच्चा, लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको बोले तुम खर्चा कितना किए थे? तो वो बोला हम खर्चा किए थे इतना रुपया, 40,000 लाख। ठीक है, आगे बढ़े, और 15% का डिस्काउंट रेट चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। लाइफ है उस एसेट्स का 8 ईयर और उसका नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 31 नेट सेलिंग प्राइस 31 मार्च 2001 को, यानी जब ये 2001 को नेट सेलिंग प्राइस इसका आ गया था 20,000 लाख पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है तुमको कि कैरिंग अमाउंट जो है वो पहले साल के एंड में कितना है वो बताइए, वैल्यू इन यूज पहले साल के एंड में क्या है वो बताइए, फिर उसके बाद पहले अमाउंट पहले साल के एंड में रिकवरेबल अमाउंट क्या है वो बताइए, इंपेयरमेंट लॉस क्या है पहले साल के एंड में वो बताइए, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बताइए, और डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा वो बताइए। द ईयर 2000 इज इमीडिएट प्रीसीडिंग, मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 2000, इसके पहले का जो ईयर है ना वो उससे जस्ट पहले का ईयर है। देखो सबसे पहले बच्चा लोग अच्छे से सुनो, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है हम जितना कमाएंगे इससे, तो हम कमाएंगे 4,000, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000 और सबसे लास्ट वाला ईयर में रेसिडुअल वैल्यू 1,000 का कमाएंगे बाबू लोग। पीबी फैक्टर निकालना सीखे हो तो 15% का, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15, 15% को 0.15 बोलेंगे अगर परसेंटेज हटा देंगे तो, और पावर में 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर का 2 दबा दोगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर में मतलब कैलकुलेटर में एक बार इक्वल दबाए रहोगे, 1 डिवाइड बाय 1.15 करके कैलकुलेटर में एक बार इक्वल दबाओगे तो ये आएगा, दोबारा इक्वल दबाओगे तो ये आएगा, तीसरी बार इक्वल दबाओगे तो ये आएगा, चौथी बार इक्वल दबाओगे तो ये आएगा, पांचवी बार इक्वल दबाओगे तो ये आएगा, और इसके बाद इक्वल दबाओगे तो ये आएगा। यानी कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.15 ही क्योंकि रेट ऐड किए, और एक बार इक्वल दबाओगे तो ऐसे करके आते जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसके सामने वाले को इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इसके सामने वाले इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, यानी 4,000 को 0.870 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.80 आएगा। ऐसे ही करके सबको मल्टीप्लाई करके टोटल कर लिया तो 19,025 आ गया। यानी वैल्यू इन यूज अपने को पता चल गया कि 19,000 है 025। ओके बच्चा लोग, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बच्चा लोग? ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000 लाख। और अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, हम लोग इसको कब खरीदे थे एक बार के लिए बात करते हैं। हम
हम लोग को ये पूछा है 31st, हम लोग को बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2001 का बताइए, ठीक है। तो ये लोग खरीदा कब था, ये लोग खरीदा था 1 जनवरी, पीपी परचेज किया 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 जनवरी 2000, ओ यानी अच्छे से मेरे साथ बात सुनो, मेरा बात सुनो, इधर देखो बोल रहा है, अच्छे से देखो क्वेश्चन का सबसे लास्ट लाइन में बोल रहा है कि 20x0, इसका मतलब ये जो ईयर है ना, ये जो ईयर है इसके 1 साल पहले वाला है 20XX, यानी ये जो 20x0 है इसको आप तुम मान लो 2020 है फॉर एग्जांपल के लिए, और इसके 1 साल पहले का इसको 2019 मान लो, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन में परचेज का डेट दिया हुआ है, परचेज का डेट दिया हुआ इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 जनवरी 20XX को खरीदा गया, यानी इसको 2019 मान लो। तो जो 1 जनवरी 2019 को तुम खरीदे और उसका वैल्यू तुम जानना चाह रहे हो, तो 31 दिसंबर 2000, ये जो है इसको 2021 मानो। जो अच्छे से सुनो, मेरा बात सुनो, क्वेश्चन को गोली मारो, तुमको हम समझाते हैं। स्टार्टिंग से जो सेकंड लाइन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेकंड लाइन, वहां 20x1 लिखा है ना, वहां 2021 समझो, जितना भी ये काटा हुआ जगह है वहां तुम ये x0 है इसको 2021 मान, ठीक है, ठीक है, 2021। अब नीचे आ जाओ, तुमको उसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का परचेज डेट है तुम्हारा 20XX लिखा हुआ है, तो वहां पर 2019 कर दो, समझ गए, समझ गए। अब तुम सबसे नीचे में आ जाओ, नोट में तुमको दिया हुआ है कि सबसे लास्ट में नोट में वर्ड लिखा है कि 20x0 से 1 साल पहले है 20XX, तो 20XX को 2019 तुम ऊपर में ऑलरेडी मान चुके हो, और ये 20x0 को 2020 मान लो। तो जो 2019 में तुम खरीदे, ठीक है, और तुम उसका वैल्यू 2002 में जानना चाह रहे हो, यानी तुम यहां पे जानना चाह रहे हो, तो 2019, 2020, 2021 अच्छे से समझो, जिसका वैल्यू तुम 31 दिसंबर 2021 को जानना चाह रहे हो। क्वेश्चन का सेकंड लाइन में बोला है, क्वेश्चन का ऊपर से सेकंड लाइन में बोला है कि 31 दिसंबर 2021 का वैल्यू बताइए। तुम उसको खरीदे थे उसी पेज में, यानी उसी पेज नंबर 238 में सबसे नीचे आओगे, परचेज डेट दिया हुआ है उसका, तो उसको तुम 2019 मान चुके हो। तो 2019, 2020, 2021 3 साल वो यूज हो चुका है, यानी वो 40,000 वाला जो एसेट्स है, बच्चा लोग सोल्यूशन में आ जाना, ए नंबर कैलकुलेशन में आना, 40,000 वाला जो एसेट्स है जो 8 साल चलेगा, जो 3 साल चल चुका है, 2019, 2020, 2023, तो ये 3 साल जो चल चुका है उसको तुम ऊपर रखो, 8 साल को नीचे रखो। क्या ये 40,000 में जो तुम खरीदे उसमें से 1,000 रुपया माइनस होना चाहिए? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 40,000, स्क्रैप है 1,000, स्क्रैप का मतलब होता है रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप है 1,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 8 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। और तुमको 3 साल का डेप्रिसिएशन जानना है, क्योंकि 3 साल बीत चुका है आज के डेट में, आज का डेट 2021 का एंड चल रहा है, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया तुम्हारा 14,625। तो आज के डेट में 14,625 को 40,000 में से माइनस कर दोगे तो इसका कैरिंग अमाउंट है बाबू 25,375, और वैल्यू इन यूज तुम अभी निकाल चुके हो 19,025, समझ गए। तो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा वैल्यू इन यूज, और जो तुम्हारा कैरिंग नेट सेलिंग प्राइस है, इस दोनों में जो हायर है उसको रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। अब तो मेरा खुद ही बात बोलो बच्चा लोग, वैल्यू इन यूज तुम्हारा कितना है 19,025, और तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या है वो मुझे बताओ। क्वेश्चन में कहीं दिया है ना सेलिंग प्राइस 20,000 है ना सेलिंग प्राइस, तो 20,000 और 19,025 को यहां लिख लो। तुम बोलोगे, अच्छे से सुनो बाबू लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर अभी तक आप अच्छे से थोड़ा भी ध्यान इधर उधर दिए होंगे तो चलेगा, लेकिन अब अच्छे से सुन लो, अच्छे से सुन लो। सबसे पहले इस टाइप के सम्स में हम लोग निकालते हैं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब हुआ जितना भी हम कमा रहे हैं उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देते हैं, तो वो हमारा आ गया वैल्यू इन यूज। उसके बाद हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, यानी नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, वो क्वेश्चन में 20,000 दिया है, और वैल्यू इन यूज हम लोग निकाले हैं 19,025, ओके 19,025। इतना निकाल लेने के बाद इस दोनों का जो हायर है 20,000, उसको आप बोल देते हो रिकवरेबल अमाउंट, RA। अच्छे से सुनो, ठीक है। और फिर कैरिंग अमाउंट आप डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट हम लोग अभी निकाले हैं ना, 25,375 आया है कैरिंग अमाउंट, यही आया है ना 25,375, डेप्रिसिएशन माइनस करके आज के डेट का कैरिंग अमाउंट। अच्छे सुनो, देखो इधर पूनम मेरे तरफ देखो, सुनो, सबसे पहले वैल्यू इन यूज निकालते हैं। वैल्यू इन यूज निकालना समझ गए, जितना कमाएंगे उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीवी फैक्टर का मतलब वो 1 डिवाइड बाय 1.15, एक बार इक्वल दबाओगे, 2 बार दबाओगे, 3 बार दबाओगे, मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसको वैल्यू इन यूज बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको निकाल लिए, उसके बाद आपको लिखना है कि इसको बेच कितना में सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस लिख लिए। दोनों में जो हायर है उसको आप रिकवरेबल अमाउंट बोल दो। अगर इतना तक हो चुका है आपका, तो अब आप देखो कि जो एसेट्स आप खरीदे थे उसका कैरिंग अमाउंट कितना है। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कि जितना में खरीदे थे तब से लेके आज तक डिप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ है। तो हम खरीदे थे 40,000 में, और तब से लेके अभी तक 3 साल बीत चुका है, समझ गए, और उस एसेट्स का लाइफ 8 ईयर्स था। तो फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी रेसिडुअल वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ। तो लाइफ है 8 ईयर्स,
कॉस्ट है 40,000, स्क्रैप है 1,000, डिवाइड कर दोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का आएगा, और 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 साल का पता चल जाएगा। तो 3 साल का जो वैल्यू आ गया उसको 40,000 में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो कैरिंग अमाउंट है। अब रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट दोनों को एक जगह लिख लो, और इस दोनों में जो लोअर है उसको भी साइड करके लिखना पड़ेगा। आपका रिकवरेबल अमाउंट 20,000 आ गया, वैल्यू इन यूज और सेलिंग प्राइस का हायर लेना है, उसको रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा 20,000 आ गया, और हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया वो मुझे बताओ। कैरिंग अमाउंट है हमारा 25,375, निकाले है ना। तो इस दोनों में जो डिफरेंस है बच्चा लोग, वो मेरा इंपेयरमेंट लॉस है। हम बोलेंगे कि हम बुक में लिखे हैं 25,375 पे डिप्रिसिएशन माइनस करके, और बेच के मुझे मिलेगा 20,000, तो जो डिफरेंस है इसका 5,375, ये मेरा इंपेयरमेंट लॉस है बाबू लोग। और अब से हम उस एसेट्स का वैल्यू 20,000 लिखना शुरू कर देंगे, 25,375 नहीं लिखेंगे। हम बोलेंगे 20,000 से जितना ज्यादा है वो मेरा लॉस हो गया, समझ गए। तो मेरा उतने का लॉस हो गया। अब हम 20,000 लिखेंगे तो डिप्रिसिएशन भी अब 20,000 पे ही लगेगा। हम बोलेंगे 20,000 ही अब इसका दाम है, 20,000 ही इसका दाम है। 1,000 रुपया मुझे स्क्रैप का मिलेगा, वो माइनस कर देंगे। और अब से लाइफ कितना बचा हुआ है, 8 साल में 3 साल बीत चुका है, तो 5 ही ईयर लाइफ बचा है। 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा इतना ही डिप्रिसिएशन अब चार्ज होगा। बच्चा लोग समझ में आ गया? बच्चा लोग समझे? पूनम समझे तुम? अगला होमवर्क है जस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद का क्वेश्चन बताते हैं। बोल रहा है जी लिमिटेड अक्वायर किया एक मशीनरी को 1 अप्रैल को अक्वायर किया 7 करोड़ में, ठीक है, 7 करोड़ में अक्वायर किया। ओके, आगे बोल रहा है अक्वायर किया, हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 इयर्स, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन इज डेप्रिसिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस, डज नॉट कैरिंग एनी रेसिडुअल वैल्यू। तो 7 करोड़ बाबू है, बाबू लोग, और डिवाइड बाय 7 करोगे, तुम बोलोगे ना सर 1 करोड़ करके हर साल डेप्रिसिएट होगा, और आप 1 अप्रैल 2000 ईयर को खरीदे हैं, मान लो 2000 ईयर को खरीदे, 20x0 लिखा है ना, तो तुम या तो उसको x के जगह पे या तो बाबू तुम लोग 0 बिठा दो तो उसको 2000 ईस्वी बोल दो, या तो x के जगह पे तुम 2 बिठा दो तो तुम उसको बोल दो 2020 हुआ ना, x के जगह पे 2 डाल दोगे। नहीं, उसके बाद बोला है, तो थर्ड लाइन का बोल रहे हो, हम फर्स्ट लाइन का बोल रहे हैं। तो 2000 ईस्वी 2020 हो जाएगा, तो तुम उसको 2024 बोल दो। तो देखो 1 अप्रैल 2020 को तुम खरीदे बाबू, और तुमको 1 अप्रैल 2024 का हिसाब पूछ रहा है, तो तुम बोलोगे कितना साल बीत गया, 2020 बीता, 2020 से 2021 बीता, 2021 से 2022 बीता, 2022 से 2023 बीता, 2023 से 2024 गया है, यानी 4 साल बीत गया है। तब बेचारा पूछ रहा है, तो 4 साल बीत गया है, इसका 4 इयर्स चला गया, तब ये बोल रहा है भैया कैरिंग अमाउंट अब हम बोल रहे हैं 5.10 ही है। सरप्लस अगर कोई अराइज कर रहा है रिवैल्यू करने में, तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेज देना। तो तुम बोलोगे बाबू, सुनो, तुम बोलोगे ना कि सर 4 साल बीता है ना, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004, 4 साल बीत गया है सर। तो 7 करोड़ डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1 करोड़ आएगा, तो 4 साल का 4 करोड़ माइनस कर दीजिए सर 7 करोड़ में से, तो 7 में से 4 करोड़ माइनस कर दोगे तो 3 करोड़ ही बचना चाहिए, लेकिन ये 5.10 करोड़ वैल्यू बोल रहा है। तो जो दोनों का डिफरेंस है बाबू 2.10, इसको तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल दो बाबू, समझ में आया? 3 मतलब जो 2.10 का डिफरेंस है बोल रहा है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल दीजिए। कोई दिक्कत है रोहित? नहीं दिक्कत है। अब आगे बोल रहा है कि फॉर द ईयर इंडेड 2006, जब 2026 का इंड आया, कंडीशन इंडिकेट्स दैट एन इंपेयरमेंट ऑफ मशीन एग्जिस्टिंग, द अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट इज 79 लाख ओनली। जब 2000, अच्छे से सुनो, जब 2026 आया तो बोल रहे अब उस मशीन से सिर्फ 79 लाख ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे ना कि देखिए भैया 2.10 करोड़ का रिवैल्यूएशन गेन तो पहले आ ही चुका है, अभी 79 लाख ही बचा हुआ है, तो देखते हैं अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा ना तो उस गेन से एडजस्ट करेंगे पहले, समझ में आया? क्योंकि एक ही एसेट्स में अगर तुम्हारा पहले गेन हो गया रहता है, पापा अगर कल पापा तुमको डेली 10 रुपया देते हैं पॉकेट खर्चा के लिए, तो कल गलती से पापा के पास खुजरा नहीं था और वो तुमको 20 का नोट दे दिए, तो आज वो तुमको देंगे, बोले एडजस्ट कर लो, समझ में आया? तो वही अगर कल तुम्हारा गेन हो गया था 2.10 करोड़ का, आज लॉस हुआ है, तो पहले वाले गेन से इसको एडजस्ट करो, नेट में अपना लॉस बोलो, समझ में आया? तो अब कैलकुलेट करते हैं। बोल रहा है कि तुम ये ट्रीट करोगे कैसे, इसको बुक में दिखाएंगे एंड ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन देखो, बोल रहा है ना भैया शुरू में वैल्यू था 7 का, 4 का डेप्री माइनस किया तो 3 का बचा, 2.10 का हमारा गेन है, तो अब 5.10 पर इसको दिखाएंगे। कोई दिक्कत है बाबू लोग? नहीं दिक्कत है। तो जब 5.10 पे दिखाने लगेंगे तो अब तो यही हो गया इसका वैल्यू, 5.10 वैल्यू हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो इसी पे चार्ज होगा। तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन तो अब 3 साल ही बचा हुआ है, क्योंकि 7 साल में 4 साल बीत गया, तो अब तो 3 ही साल बचा हुआ है। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 3 करके जो आएगा वही होगा। लेकिन ये तो 2024 में हुआ है ना बाबू, तुमको 2026 का हिसाब पूछ रहा है, यानी 2 साल और बिता के पूछ रहा है। यानी 5.10 को 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा 3.40, इतना डेप्रिसिएशन कर दो। अच्छा सो रोहित इधर देखो, 2020 में वो खरीदा, 2024 का तुमको बोल रहा है रिवैल्यू फिगर, तो तुम डिफरेंस को तुम बोल दिए रिवैल्यूएशन गेन हुआ।
और फिर से तुमको 2026 का पूछ रहा है, यानी 2 साल बाद का और पूछ रहा है। तो जो वैल्यू तुम लिख दिए 5.10 पर, उस पर तुम डेप्रिसिएशन निकाल दो, डिवाइड बाय 3 कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, और उसको 5.10 में से माइनस करके तुम बोलोगे भैया अब तो कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है 1.70 और ये गलती से बोल रहा है 79 लाख में ही बेच पाएंगे, तो जो डिफरेंस है भैया 0.91 का, ये तो भैया हमारा इंपेयरमेंट लॉस है। तो तुम बोलोगे ना इसी एसेट पर मुझे पहले 2.10 का गेन हो चुका है, उसको लिखो नीचे और माइनस करके तुम बोलो कि भैया 2.10 में से अभी हम माइनस कर देते हैं, अभी तुम्हारा लॉस कितने का 0.91 का लॉस है ना, तो 2.10 में से तुम पहले ऊपर वाले का लॉस एडजस्ट करो, ठीक है। अच्छे से देखो, अब यहां बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये इनहैंस डेप्रिसिएशन, ये पहले का तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन है 2.10 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 2.10 का पहले का तुम्हारा क्या है, पहले का तुम्हारा 2.10 का तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन है, ओके। तो अब बोल रहा है लेस इनहैंस डेप्रिसिएशन मेट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 साल का। तो 1.70 में से अगर 1.70 में से 1 माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा इतना, ठीक है। 1.70 में से अगर ये माइनस कर देंगे, 1.70 वैसे है क्या, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट है। तो इसमें से अगर 1 माइनस करके इंटू 2 करेंगे तो 1.40 आ रहा है, 1.40 आ रहा है। तो 1.40 और 2.10 का डिफरेंस है 0.70। रुको तुमको समझाते हैं, इंस्टीट्यूट का मैथ से एक बार समझाते हैं। देखो इन लोगों का कहना है, चलो पहले एक बार इसको साफ करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो 2.10 है ना, ये इंपेयरमेंट आपका एक टाइप का लॉस है, ठीक है। आपका 0.90 जो है ये आपका 0.91 ये आपका एक इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या इंपेयरमेंट गेन भी हुआ था? तो तुम उसको आउटर कॉलम में मत लिखो, तुम उसको इनर कॉलम में लिखो। 2.10 का मेरा इंपेयरमेंट गेन पहले हुआ था ना तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जिसको तुम भेजे थे। तो तुम ये मानो कि अगर वो 2.10 में कोई अच्छे से सुनो बाबू लोग, अगर वो 2.10 में अगर तुम्हारा वो 2.10 का गेन होता ही नहीं तो वो भी आने वाले ईयर में डेप्रिसिएट होता। समझ में आया? तो जो तुम्हारा 2.10 का गेन हुआ है वो भी तो डेप्रिसिएट हुआ है उसके बाद ठीक है। तो अगर हम उसको ये बोलें कि भैया उसमें से अगर हम 1.70 ये हमारा कैरिंग अमाउंट है और उसमें से 1 का जो पोर्शन है जो पहले का डेप्रिसिएशन था पर ईयर का वो हम हटा देंगे तो बचेगा मेरा 0.70। ये जो हमारा पर ईयर का जो डेप्रिसिएशन था उसके बाद जो देखो मेरी तरफ देखो, आज के डेट में कैरिंग अमाउंट था 2026 में 1.70 का, ठीक है। और पर ईयर पहले के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था 1 करोड़। अगर रिवैल्यूएशन कुछ नहीं होता तो 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 ईयर लाइफ तो तुम्हारा 1 करोड़ पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होता। तो तुम बोलते कि भैया आज की डेट में बचा हुआ है 1.70 जो मेरा कैरिंग अमाउंट बचा है 2026 में 1.70 बचा है 2026 में डेप्री 2 साल का माइनस करने के बाद। अगर कुछ नहीं हुआ रहता तो इसमें भी भैया 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन माइनस होता क्योंकि पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और ये लास्ट ईयर है तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। इसीलिए यहां पर 1.70 में से 1 करोड़ माइनस कर दीजिए भैया, ठीक है। और अभी 2 साल बचा हुआ है, मतलब 2 साल का हिसाब करना बाकी है तब ये यहां पहुंचेगा। मेरा बात सुनो, आज के डेट में जो बचा है, आज के डेट में जो इसका 1.70 बचा है इसमें वो वाला पोर्शन पे डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं ना जितना वैल्यू पर तुम अभी गिरा करके दिखा दिए हो इसको। समझ में आया? अगर इसमें पहले का डेप्रिसिएशन 1 हटा दें और तो बचेगा 0.70 और ऐसा 2 साल के लिए करना है। उसके बाद वाले 2 साल के लिए 2024 के बाद वाला 2 साल 2024 25 26 2 साल के लिए करोगे तो वो 1.40 आएगा। तो 2.10 जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन था इतना डेप्रिसिएशन इसकी वजह से ज्यादा लगा है। समझ में आया? या हम तुमको फिर से एक बार समझाते हैं। इधर देखो, मेरे तरफ देखो। पहले तुम्हारा डेप्रिसिएशन लग रहा था ना बाबू, अच्छे से सुनो। पहले तुम्हारा डेप्रिसिएशन अभी मेरे तरफ देखो, तुम भूल जाओ ये सब कुछ, तुमको दूसरे तरीके से बता रहे हैं। जो भी हमारे बच्चे स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं आप अच्छे से समझिए। पहले आपका डेप्रिसिएशन 1 करोड़ पर ईयर लग रहा था तो 2024 तक 1 करोड़ लगा। अगर कुछ नहीं होता है दुनिया में तो 2024 के बाद 2 साल और 2026 तक 1 करोड़ और 1 करोड़ कितना लगता डेप्रिसिएशन? 2 करोड़ टोटल लगता। लेकिन आपने रिवैल्यूएशन बढ़ा करके 5.10 कर दिया है तो अब वही 2 साल का डेप्रिसिएशन 3.40 लग गया है। देखना बुक में आप, वही 2 साल का डेप्रिसिएशन 3.10 लग गया है सबसे नीचे। तो 2 करोड़ से कितना ज्यादा लग गया है डेप्रिसिएशन वो मुझे बताओ। 2 करोड़ से कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लग? 1.40 ज्यादा लग गया है डेप्रिसिएशन। ये 1.40 ये वही डेप्रिसिएशन है जितना से रिवैल्यूएशन वैल्यू बढ़ गया है
समझ में आया? मेरे तरफ देखो बच्चा लोग, इधर देखो, तुम इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन को गोली मारो, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन मत समझो। तुम बोलो कि भैया अगर पर ईयर 1 करोड़ डिप्रिसिएशन लगता तो ये वाले 2 साल का 2 करोड़ लगना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भैया इस डिप्रिसिएशन का इसका वैल्यू बढ़ के 5.10 हो गया था, जिस वजह से डिप्रिसिएशन लग गया है 3.40 का। तो 2 करोड़ से मतलब 2 साल का तो 1 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 2 साल का डिप्रिसिएशन 3.40 करोड़ आ गया। क्यों? क्योंकि तुम बढ़े हुए वैल्यू पे लिख दिए थे। जो ये 2024 में 4 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 3 करोड़ का ही वैल्यू बचा था, तुम इसको 5.10 करोड़ पर लिख दिए, तो तुम 2.10 का रिवैल्यूएशन गेन समझ लिए। तो अब 5.10 पर तुम जब डिप्रिसिएशन चार्ज किए, 3 पे नहीं चार्ज किए, तुम 5.10 पर चार्ज किए, तो इसका वैल्यू 3.40 आ गया, जबकि 2 साल का वैल्यू 1 करोड़ 2 ही करोड़ का डिप्रिसिएशन आना चाहिए था स्टार्टिंग के रूल के हिसाब से। तो जो यहां पर 1.40 करोड़ ज्यादा से डिप्रिसिएशन लगा इतना से रिवैल्यूएशन वैल्यू गिर जाएगा। तुमको कहना पड़ेगा कि जो आपको रिवैल्यूएशन गेन दिख रहा है 2.10 का, उसमें इतना तो डिप्रिसिएट भी हो गया ना, इसके वजह से तो डिप्रिसिएशन भी तो ज्यादा दिखा दिए। तो 2.10 करोड़ में से 1.40 करोड़ आप माइनस कर दीजिए, जो बच गया है 0.70, इतना ही हमारा नेट में गेन है भैया, इतना ही हमारा नेट में गेन है 0.70 करोड़, इतना ही हमारा नेट में गेन है। और आपका इंपेयरमेंट लॉस हुआ है 0.91 का, तो ये इंपेयरमेंट लॉस एक टाइप का लॉस है, और इतना हमारा गेन है। गेन है, देखो लॉस को बिना ब्रैकेट में लिखा है, इसीलिए गेन को ब्रैकेट में लिख दिया है। गेन को एक्चुअली में ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए था, लॉस को लिखना चाहिए था। ये लोग इंस्टीट्यूट वाला भी सही ही किया है। इंस्टीट्यूट वाला क्या किया है, देखो ये 2.10 को यहां आउटर कॉलम में नहीं लिखना चाहिए था। देखो लॉस को वो लोग बिना ब्रैकेट में रखा है, तो गेन को ब्रैकेट में कर दिया है, और नेट में जो अमाउंट आया उसको बिना ब्रैकेट में करके बोल दिया है कि इतना ही पीएल में भेज पाएंगे। पीएल में हम लोग पूरा 0.91 का लॉस नहीं भेजेंगे, हम बोलेंगे इसमें मेरा गेन का पोर्शन बचा कितना है। तो गेन का पोर्शन मेरा 2.10 रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, जिसमें 1.40 जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लग गया, उतना से सर माइनस कर दीजिए। तो 1.40 से 2.10 को घटा दो, तो बच गया 0.70 ही गेन बचा हुआ, गेन का पोर्शन। तो जो मेरा लॉस है 0.91, उसमें गेन का जो पोर्शन है 0.70, उतना तक माइनस कर दो, जो बच गया 0.21 वो हमारा चला जाएगा पीएल में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बाबू, तुम समझे कि नहीं? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये उसी क्वेश्चन का छोटा भाई है, आप कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन ये उसी क्वेश्चन का छोटा भाई है जो अभी हम जस्ट बताए हैं। इसमें जो है वैल्यू मेरे ख्याल से गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। फ्यूचर में वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, फ्यूचर में वैल्यू डाउनवर्ड हो रहा है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 इतना पब्लिश हुआ, सेल्फ है। इसका आंसर थ्योरेटिकल है, आप इसको रीड कर लेना एक बार। थ्योरेटिकल आंसर है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6-7 इजी क्वेश्चन है, रीड करना। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इंपेयरमेंट लॉस जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम पहले ही बता दिए कि इंपेयरमेंट लॉस का जर्नल एंट्री होता है इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट्स। आप इसको पढ़िएगा, वैल्यू इन यूज और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर को हम लोग रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं, और कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करके जो लोअर रहता है उसको हम लोग आगे लिखने लगते हैं कि यही है वैल्यू, और डिफरेंस जो रहता है उसको हम लोग इंपेयरमेंट लॉस मान लेते हैं। यानी वैल्यू इन यूज, सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर को रिकवरेबल अमाउंट लिख लेने के बाद कैरिंग अमाउंट निकालते हैं कि आज के दिन में डिप्रिसिएशन माइनस करके कितने का वैल्यू बचा हुआ है, उसका जो लोअर रहता है उसको हम लोग आगे वैल्यू मानने लगते हैं। और जो रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस रहता है, अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर है कैरिंग अमाउंट से तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है, और रिकवरेबल अमाउंट अगर हायर है कैरिंग अमाउंट से तो हमारा इंपेयरमेंट गेन आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। जर्नल एंट्री पता ही दिए, इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट्स होता है, और अगला एंट्री में पीएल टू इंपेयरमेंट लॉस होता है, इंपेयरमेंट लॉस होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सपेक्टेड मशीन सोल्ड इतना, कैश जनरेटिंग यूनिट वाला है। एक बार 9 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हम बताए हैं उसी टाइप का अभी ये है, ओके, कि बाद में उसका वैल्यू बढ़ जा रहा है, बाद में वैल्यू गिर जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ना है, रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, अपवर्ड वैल्यूएशन इन द लास्ट ईयर। ये वाला भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जो अभी हम बहुत बड़ा वैल्यू इन यूज वाला निकाल के बताएं वैसे वैसे इसमें निकाल के ही दिया हुआ है, ओके। 11 नंबर पढ़ते हैं, रुको, अब 11 नंबर अच्छे से सुनो। बोल रहा है कि प्लांट जिसको हम लोग अक्वायर्ड किए 15 ईयर पहले एट अ कॉस्ट ऑफ 5 करोड़। तुम 15 साल पहले, अच्छे से सुनो, 15 साल पहले एक प्लांट को तुम 5 करोड़ में खरीदे। इट इज accumulated depreciation as at 31st March 2001 was 4.15 करोड़। तो तुम 5 करोड़ में खरीदे, तो आज के डेट में 4.15 करोड़ ये डिप्रिसिएट हो चुका है, और आज का डेट है बाबू 31 मार्च 2001। समझ में आ रहा है? क्या नाम है पूनम, समझ में आ रहा है? इसके पहले का जो होमवर्क दिया है वैसा क्वेश्चन हम पहले करवाए हैं, इसलिए अपना दिमाग लगा के करना है आप लोगों को। तो अगर 5 करोड़ का वैल्यू 4.15 करोड़ डिप्रिसिएट हो गया, तो 0.85 करोड़ का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो आज के डेट में है 31 मार्च 2001 को, वो सिर्फ 30 लाख है, जबकि इसका वैल्यू 85 लाख है। 0.85 करोड़ को तुम 85 लाख बोल सकते हो, ये WDV है बाबू, WDV है 0.85 करोड़, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस जो है बाबू 30 ही लाख है।
और विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 20% बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो सेलिंग प्राइस और नेक्स्ट ईयर में 20% से गिर जाएगा, इस 30 लाख से और गिर जाएगा 20% से वैल्यू। ठीक है, हम 11 नंबर करवा रहे हैं आगे। जो इसका वैल्यू इन यूज है वो 35 ही लाख है 1 अप्रैल 2001 को, यानी समझ लो ना कि इसका वैल्यू इन यूज जो है वो 35 लाख ही है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वो 30% से नेक्स्ट ईयर गिर जाएगा, 30% से नेक्स्ट ईयर गिर जाएगा। तो हम तो आज ही के डेट में इसमें बोल देंगे इंपेयरमेंट लॉस कितना है। सेलिंग प्राइस 30 लाख है और वैल्यू इन यूज 35 लाख है, तो इस दोनों का जो हायर है 35 इसको रिकवरेबल अमाउंट बोल दो, और WDV है 85 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है 35 लाख। इस दोनों में जो लोअर है 35 इसी को तुम उसका वैल्यू बोल दो। तो 35 और 85 के बीच में जो डिफरेंस है 50 लाख का, 50 लाख इसका इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है अज्यूम द अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट एसेट्स आर सेटिस्फाइड, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट ऑन 31 मार्च 2002। अगर सारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा, कितने अमाउंट पर उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इफ प्लांट को रिवैल्यू करेंगे अगला 10 साल के लिए और मान ले कि वो चलेगा, तो कैरिंग करंट रिवैल्यूएशन जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेंस्ट प्लांट वेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी उस प्लांट का 12 लाख का करंटली हो जाए, तो तुम रोमन 1 एंड रोमन 2 का आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा क्या। और आगे बोल रहा है इफ वैल्यू इन यूज वाज जीरो, अगर उसका वैल्यू इन यूज जो अभी हम लोग को बताया है 35 लाख वो अगर गिर के जीरो हो जाए और इंटरप्राइज को 2 लाख रुपया और खर्चा करना पड़े उस प्लांट को बेचने के चक्कर में, तो रोमन 1 रोमन 2 का आंसर बदल जाएगा क्या। तो हम लोग इसको बताते हैं सबसे लास्ट में एक बार ले जा करके। 11 नंबर का कैलकुलेशन कहाँ गया। सबसे पहले स्टार्टिंग में वो लोग ज्ञान दिया है कि किसको इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। अब सोल्यूशन में आ जाओ। हम लोग बोलेंगे कि भैया सेलिंग प्राइस और ये रेफर वर्किंग नोट, अच्छा ये तो हम बताए हैं ना 85 लाख कैसे आया। 5 करोड़ में से 4.15 करोड़ को माइनस करोगे, 5 करोड़ को ही 500 लाख बोलते हैं, 4.15 करोड़ को ही 415 लाख बोलते हैं, तो 85 लाख इसका वैल्यू बचा हुआ है। और डेप्रिसिएशन अगर 1 साल के लिए और कर दोगे बच्चा लोग तो 25, तुम खुद ही बोलो ना कि 5 करोड़ डिवाइड बाय 15 साल करो, कितना आएगा पर ईयर का डेप्रिसिएशन। बोलो 5 करोड़ को तुम 500 बोल सकते हो, 500 डिवाइड बाय 15 करो, कितना आ रहा है बोलो बच्चा, बोलो ना। 500 डिवाइड बाय 15 अगर करोगे तो आपका, अच्छा रुको, डेप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए 25 लाख का अगर डेप्रिसिएशन होगा तो इसका क्लोजिंग वैल्यू 60 लाख का बचेगा। रुको एक सेकंड, इसका रेसिडुअल वैल्यू कुछ था क्या पहले से। देखो क्वेश्चन में खुद ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया है, स्टार्टिंग में 25 लाख होता है। तो एक बार इसका कैलकुलेशन समझते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर से बताते हैं अच्छे से समझाते हुए। अगर ये 5 करोड़ माइनस 4.15 करोड़ माइनस कर दोगे तो बचेगा ये 85 लाख का, जिसको 0.85 करोड़ कह सकते हो। 25 लाख डिप्रिसिएट हुआ तो ये बचा 60 लाख का 31 मार्च 2002 को। ठीक है, तो यही वैल्यू है जो मेरा पहला आंसर हो चुका है, जो वो मेरे से पूछा था। उसके बाद अगले दिन उसका वैल्यू अगर 30 लाख का सेलिंग प्राइस है और जो कि 6%, मतलब 1 साल पहले उसका 30 लाख का सेलिंग प्राइस था और 20% से उस साल वैल्यू गिर गया सेलिंग प्राइस, तो ये 24 का ही बचा हुआ है। और इसका वैल्यू इन यूज अगर 35 था और 30% से 1 साल के बाद गिर गया है तो वो 24.5 हो चुका है। बच्चा लोग मेरे तरफ देखो, बाबू इधर देखो, 30 लाख का जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस वो 20% से गिर गया तो वो 24 हो गया 1 साल के बाद। आज के डेट में इधर देखो 85 लाख का एसेट्स का वैल्यू है, तो 1 साल में 25 लाख से डिप्रिसिएट हो गया तो बचा 60 लाख का। पहला हिसाब कंप्लीट। दूसरा, अगर कोई एसेट्स का सेलिंग प्राइस आज के डेट में 30 लाख है तो 1 साल में 20% गिरेगा, तो 30 का 20% 6 होता है, तो 1 साल के बाद उसमें से 6 माइनस कर दो 30 में से तो 24 का बचेगा। तीसरा हिसाब, अगर किसी का वैल्यू इन यूज आज के डेट में 35 है, ठीक है, और 1 साल में वो 30% से गिरेगा, तो 35 का 30% करोगे बाबू 10.5 आएगा, वो माइनस कर दो तो 35 में से 10.5 को माइनस करोगे तो वो 24.5 का मिलेगा। तो सबका आज का वैल्यू और 1 साल के बाद का वैल्यू हम लोग निकाल लिए शांति से, ठीक है। अब निकालने के बाद अब कैलकुलेशन में ऊपर चलते हैं। कैलकुलेशन में जब ऊपर चलेंगे तो हम बोलेंगे भैया 1 साल के बाद का जो कैरिंग अमाउंट है वो 24.50 है, जो हम निकाल चुके हैं। तो अगर 24.50 का ही कैरिंग अमाउंट है, मतलब जो हमारा प्लांट का ये है, रुको एक बार देखते हैं, 24.50 है वैल्यू इन यूज 1 साल के बाद का। 1 साल के बाद का सबसे नीचे जो है निकाले हैं 24.50, ठीक है, तो 24.50 का ही उसका वैल्यू है। लेकिन आज के डेट 1 साल के बाद का कैरिंग अमाउंट 60 लाख है, तो जो दोनों का डिफरेंस है आप उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलोगे। समझ गए, इंपेयरमेंट लॉस बोलोगे। अब आगे बढ़ते हैं। इफ प्लांट को अगर आप रिवैल्यू करते हो, उसके बाद एक क्वेश्चन में बोला है उसी के अंदर में कि प्लांट को हम 12,000 से वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो जो मेरा इंपेयरमेंट लॉस 35.50 का आया था उसको 12,000 से कम कर दो। अब इंपेयरमेंट लॉस मेरा उतना से कम हो जाएगा 12,000 से, तो जो रिमेनिंग बचेगा इतना ही हमारा इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो 35.50 में 12 माइनस कर दोगे तो 23.50 से आप पीएल में दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बताएं, रुको। सबसे पहले वैल्यू इन यूज निकाल दिए कि हमारा इस एसेट से मेरे को बेच के मिलेगा 24.50 का, और इस एसेट का WDV है 60 लाख का 1 साल के बाद का।
तो जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा इंपेयरमेंट लॉस है, जो कि 35.50 का आ चुका है। तो ये तो मेरा लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में ही उसके बाद के एडजस्टमेंट में बोला था कि 1 साल के बाद उस एडजस्टमेंट का उसमें गेन आपका हो जाएगा 12,000 का रिवैल्यूएशन गेन। तो हम बोलेंगे जितना का मेरा पहले का लॉस हो चुका था 35.50 का, क्योंकि वो लॉस था और ये रिवैल्यूएशन गेन है, लॉस और गेन एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए लॉस का अगर बड़ा अमाउंट है और गेन का छोटा है तो वो लॉस को उतना से कम कर देगा। तो ये 12,000 अगर 35.50 को 12 से कम कर देगा, 12 अगर 35.50 को 12 से कम कर देगा तो वो खुद लॉस अब बच गया 23.50 से। ठीक है, अब उसके बाद वाले साल बोल रहा है कि भैया तुम्हारा जो रिकवरेबल तुम्हारा जो ये है क्या नाम है वैल्यू इन यूज है वो 0 हो जाएगा। बोल रहे अब वैल्यू इन, एक और क्वेश्चन में एक और रोमन में बोला था कि वैल्यू इन यूज आपका 0 हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा उससे कुछ भी नहीं, और सेलिंग के पीछे तुमको 2,000 का और खर्चा करना ही पड़ जाएगा। तो तुम बोलोगे ना अगर मेरा उल्टा खर्चा ही हो जाएगा और वैल्यू इन यूज कुछ नहीं है तो मेरा उसका कैरिंग अमाउंट नील हो जाएगा, तो मुझे 60 का 60 पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा कि मेरा पूरा ही लॉस हो गया, जिसको बेच के मुझे कुछ नहीं मिले, उल्टा 2,000 खर्चा ही करना पड़ जाए बेचने की कंडीशन में लाने के लिए, लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट ना मिले, तो मेरा उससे रिकवर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका 60 का वैल्यू तो बुक में लिखा हुआ है, तो मेरा तब 60 का 60 पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और जो भी हम टेक्सचुअल नॉलेज से होमवर्क दिए वो किसी न किसी सम से रिलेटेड है। अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो हम आपको अपवर्ड वाला रिवैल्यूएशन करवा चुके हैं, तब किसी क्वेश्चन में डाउनवर्ड हो रहा है आप ट्राई करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो 9007746507 पर। ओके, चलो फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना।